बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिक नर्सिंग साइंसेज में देखा जाए तो हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज कॉल्ड एज जीआईटी फार्माकोलॉजी, जो कि थर्ड सेमेस्टर का एक टॉपिक है और ये हमारे पास फार्माकोलॉजी में यूनिट नंबर 1 होगा। तो अगर हम देखें जीआईटी की फार्माकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो पहले ये पता हो कि जीआईटी में मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर्स देखे जाएं तो वो कौन से हैं। एक तो डायरिया है, कॉन्स्टिपेशन, इसके अलावा एमएसएस और अल्सर। ये वो जो है हमारे पास डिजीजेज हैं जो मोस्ट कॉमन है। इसमें अल्सर जो है ये तो बिकॉज ऑफ सम बैक्टीरिया हो सकती है, लेकिन जो एमएसएस है, कॉन्स्टिपेशन है, डायरिया है, ये तकरीबन सभी को फील होता है, कभी ना कभी हो जाता है। तो देखा जाए तो ड्रग्स अफेक्टिंग द सिक्रीशंस या एंटी अल्सर ड्रग्स जो हमारे पास होती हैं जो अल्सर को ट्रीट करती हैं, एक तो प्रोटोटाइप में देखा जाए तो हिस्टामिन ब्लॉकर्स हैं, एंटासिड्स हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, म्यूकोजल प्रोटेक्टेंट्स और प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ये डिफरेंट तरीके की ड्रग्स हैं जो कि अल्सर में हेल्प आउट करती हैं, अल्सर की ट्रीटमेंट में। जैसे कि हिस्टामिन ब्लॉकर है सिमिटिडीन, अब ये क्या करती है, ये एसिड प्रोडक्शन कम करती है। एसिड ज़्यादा होगा तो अल्सर एग्रीवेट होता है। एंटासिड देखें, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ये एसिड्स को न्यूट्रलाइज करती हैं। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स एसिड प्रोडक्शन को बंद करती हैं। म्यूकोजल प्रोटेक्टेंट्स हैं, जैसे कि हमारे पास स्टमक में जो म्यूकोजा होता है, अगर आप ये देखें स्टमक लाइनिंग है इस तरह से, तो जो स्टमक के अंदर होता है म्यूकोजा इस तरफ से, तो म्यूकोजा इस जगह को प्रोटेक्ट करती हैं ताकि जो आपके पास एसिड होता है वो इसको ज़्यादा मजीद डैमेज ना कर सके। प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स जैसे माइजोप्रोस्टोल, ये क्या करते हैं, ये बेसिकली यहाँ पे म्यूकस की प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं ताकि म्यूकस ज़्यादा से ज़्यादा आए और हमारे पास अल्सर एग्रीवेट ना हो। फिर देखा जाए हमारे पास तो एंटी डायरियल एजेंट्स, यानी कि वो एजेंट्स जो डायरिया को ट्रीट करें, अब वो हैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास है एंटी मोटिलिटी ड्रग्स जो जीआईटी की मोटिलिटी को कम कर दें। फिर एंटी स्पाज्मोटिक ड्रग जो स्पाज्म हो कहीं पे हो उसको रिलीफ करें। फिर एंटी इन्फेक्टिव एजेंट, अगर किसी बैक्टीरिया की वजह से डायरिया हो जाता है, फिर हमारे पास एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स हैं जस्ट लाइक एरिथ्रोमाइसिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, बहुत इस कॉमन एंटीबायोटिक्स हैं। एडजॉर्बेंट्स होते हैं हमारे पास और ऑक्ट्रियोटाइड्स होती हैं, ये सारी की सारी वो एजेंट्स हैं जो डायरिया को ट्रीट करती हैं। फिर देखा जाए तो हमारे पास अगर आप देखें लेग्जेटिव्स, ये ट्रीट करती हैं कॉन्स्टिपेशन को। अब कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है, आपके पास कभी कभी डाइटरी फाइबर की कमी होती है, कॉन्स्टिपेशन एक बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है तो तकरीबन हर किसी को हो जाती है। तो हमारे पास डिफरेंट क्लास ऑफ ड्रग्स हैं, बल्क फॉर्मिंग लेग्जेटिव्स, स्टूल सॉफ्टनर्स, स्टिमुलेंट परगेटिव्स, ऑस्मोटिक परगेटिव्स, ये सारे के सारे एजेंट्स हैं जो कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करते हैं, जैसे कि डाइफेन मिथेन, फिर एंथ्राक्विनोन्स हैं, फिर सेरोटोनिन एगोनिस्ट हैं, फिक्स्ड ऑयल्स जैसे कैस्टर ऑयल स्टमक इरिटेंट होता है, कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करवा देता है। फिर आप देखें डिटेल अगर हम देखते हैं, स्टार्ट लेते हैं हम कॉन्स्टिपेशन से। अगर हम कॉन्स्टिपेशन को डिफाइन करें तो इट इज़ ब्रॉडली डिफाइंड एज अनसेटिस्फैक्टरी डेफिकेशन और कैरेक्टराइज्ड बाय इनफ्रीक्वेंट स्टूल्स, डिफिकल्ट स्टूल पैसेज और बोथ, यानी कि स्टूल पास नहीं होता, इनफ्रीक्वेंट होता है और अनसेटिस्फैक्टरी होता है। तो वजूहात हो सकती हैं सर्जरी, ट्रॉमा या फिर साइकोजेनेटिक रिफ्लेक्स और रेक्टल डिस्टेंशन है, कॉन्ट्रैक्शन हो गई कहीं पे, या फूड फ्लो बल्क में है, बहुत वॉल्यूम उसका बहुत ज़्यादा हो गया है, न्यूरोजेनिक या मायोजेनिक डिसऑर्डर हो गया है, कोई ड्रग्स ऐसी लीव हुई हैं जो कॉन्स्टिपेशन करवा देती हैं, किसी भी किस्म की ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है या पोस्ट सूडो ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है, मतलब डिफरेंट वजूहात हो सकती हैं, या पैरालिटिक एलियस यानी एलियस में पैरालिसिस हो गई है, उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। तो जो ड्रग्स कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करती हैं उन ड्रग्स का नाम होता है लेग्जेटिव्स, वी कॉल देम लेग्जेटिव्स। सो दे करती क्या है, दे यूज टू एक्सेलरेट द मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू द जीआईटी। क्लासिफाइड की जाए तो एक तो होते हैं इरिटेंट्स और स्टिमुलेंट्स ऑफ द गट, फिर बल्किंग एजेंट्स हैं और स्टूल सॉफ्टनर्स हैं। डिफरेंट तरीके हो सकते हैं कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के। तो अगर आप देखें बल्क फॉर्मिंग एजेंट्स यानी स्टूल का बल्क बनाती हैं, जैसे कि साइलम है, मेथाइल सेलुलोज या कार्बोफिल है, इसको हम सिंपली इस्पागोल भी कहते हैं जो आपके पास साइलम सीड्स होती हैं। इनडाइजेस्टिबल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनडाइजेस्टिबल होता है, हमारे ब्लड में या फूड में डाइजेस्ट नहीं होते। और हाइड्रोफिलिक कोलॉइड्स हैं, इनके साथ जब वाटर बनता है ना तो इनका बल्क बन जाता है, ये वाटर को बेसिकली अब्जॉर्ब करते हैं और बल्कि इमोलियंट जेल बना देते हैं जो कॉलन को यानी लार्ज इंटेस्टाइन को डिस्टेंड करती है और पेरिस्टालसिस करवा देती है। फिर अगर बैक्टीरियल डाइजेशन ऑफ प्लांट फाइबर इन द कॉलन लीड्स टू इंक्रीज्ड ब्लॉटिंग, ब्लॉटिंग का इसका एक इशू हो सकता है। स्टूल सॉफ्टनर्स जो कि स्टूल को सॉफ्ट करती हैं ताकि वो इजीली पास हो, जैसे कि डोकोसेट है, ओरल भी हो सकता है, एनीमा भी हो सकता है।
ग्लिसरीन सपोजिटरीज हो सकती हैं रेक्टल रूट से, मिनरल ऑयल्स हो सकते हैं, ये भी स्टूल सॉफ्टनर्स हैं। ये करते क्या हैं, फिकल मटेरियल जो होता है ना उसको लुब्रिकेट करते हैं और वाटर एब्जॉर्प्शन को स्टूल से रिटार्ड करते हैं। फिर नॉट पैलेटेबल, सो मिक्स भी अगर तो पैलेटेबल नहीं है, बंदा आराम से खा नहीं सकता, टेस्ट नहीं आता, तो जूसेस के साथ मिक्स करके ले सकते हैं। एस्पायरेशन कैन लीड टू सीवियर लिपिड निमोनिया, यानी कि कभी भी इसको लंग्स की तरफ एस्पायरेट नहीं करना, निमोनिया हो सकता है उसकी वजह से। एक और क्लास होती है जिसको हम कहते हैं ऑस्मोटिक लेग्जेटिव्स, ये भी कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, लैक्टुलोज है, सॉर्बिटोल है। लैक्टुलोज तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जैसे कि आपने नाम सुना होगा डुफालेक का, आपने नाम सुना होगा लाइलैक का, तो ये सारे लैक्टुलोज होते हैं। ये क्या है, ये सॉल्युबल होते हैं, नॉन एब्जॉर्बेबल कंपाउंड्स हैं, ये लिक्विडिटी ऑफ द स्टूल को बढ़ाते हैं, स्टूल को लिक्विड बना देते हैं। हाई डोजेज ऑस्मोटिकली एक्टिव एजेंट प्रोड्यूस बाउल इवैक्यूएशन या परगेशन, 1 से 3 घंटे के अंदर अंदर जो है कॉन्स्टिपेशन रिलीफ हो जाती है। रैपिड मूवमेंट ऑफ वाटर होता है स्मॉल बाउल में, कॉलन में, और यह हाई वॉल्यूम स्टूल बनाते रिजल्टिंग इन कॉन्स्टिपेशन रिलीफ, कॉन्स्टिपेशन खत्म करते हैं। और पेशेंट शुड इंक्रीज वाटर इनटेक, ये बहुत ज़रूरी है, वाटर इनटेक पेशेंट का ज़्यादा हो तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होती है। पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल भी होता है यूज फॉर कंप्लीट क्लिनजिंग ऑफ द कॉलन बिफोर एंडोस्कोपी। अच्छा, एक और लेग्जेटिव दैट आर कॉल्ड है स्टिम्युलेंट लेग्जेटिव्स, जैसे कि जिसको हम कहते हैं कैथार्टिक्स। ये क्या करते हैं, बाउल मूवमेंट को स्टिमुलेट करते हैं ताकि इंटेस्टाइन स्टिमुलेट हो एंटेरिक नर्वस सिस्टम से। और कैथार्टिक्स लॉन्ग टर्म बेसिस में यूज होते हैं हु आर न्यूरोलॉजिकली इम्पेयर्ड या बेड रिडन। फिर इसके साथ एलो, सेना, कैस्कैरा, ये प्लांट्स हैं, इनकी वजह से जो है स्टिमुलेशन होती है जीआईटी में। इसके लिए बाइसेकोडिल, इट इज़ यूज टू ट्रीट एक्यूट या क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन में बाइसेकोडिल आती है, जो कि टैबलेट्स की फॉर्म में आ सकती है या सपोजिटरी की फॉर्म में भी आ सकती है। टैबलेट ओरली है, सपोजिटरी रेक्टल रूट से ली जाती हैं। फिर इंड्यूस करते बाउल मूवमेंट्स को 6 to 10 आवर्स इन ऑरल या 30 to 60 मिनट्स व्हेन गिवन रेक्टली। फिर अदर लेग्जेटिव में देखा जाए तो क्लोराइड चैनल एक्टिवेटर्स, जिनको हम कहते हैं लुबिप्रोस्टोन है, ये ओपियोइड रिसेप्टर एंटागनिस्ट्स हैं, या फिर सेरोटोनिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट्स हैं, जो कि हमारे पास डिफरेंट साइज़ोप्राइड वगैरह डिफरेंट ड्रग्स होती हैं। अच्छा, नेक्स्ट डिजीज जो हमने बात की थी डायरिया की, तो डायरिया को ट्रीट करने के लिए जो ड्रग्स यूज होती हैं, दीज आर कॉल्ड एज एंटी डायरियल ड्रग्स। पर पहले तो हमें ये पता हो कि डायरिया होता क्यों है, आखिर ऐसी क्या वजह हो सकती है। तो हमारे पास 2 बड़ी वजूहत है, एक होती है इन्फेक्टिव डायरिया और दूसरी होती है नॉन इन्फेक्टिव डायरिया। इन्फेक्टिव डायरिया में डिफरेंट है, जैसे कि ट्रैवलर्स डायरिया किसी भी वजह से हो सकता है, जैसे कोई एक्सक्रीचिया कोलाई है जो एक्सटेरोटॉक्सिजेनिक स्ट्रेन्स होती हैं, या शिगेला है, साल्मोनेला है, वायरसेस हो जाए, रोटा वायरस है, ये सारी के सारी ट्रैवलर्स डायरिया होती हैं। इसके अलावा कॉलरा, विब्रियो कॉलरा डायरिया इन द टाइफाइड फीवर हो जाना, प्रोटोजोवल इन्फेक्शन जैसे कि एंटामीबा हिस्टोलिटिका, जार्डिया एम्ब्लिया में डायरिया हो गया है। अपॉर्चुनिस्टिक में क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल होता है, हमारे इंटेस्टाइन के अंदर ही होता है, वहाँ से डायरिया हो गया है। तो डिफरेंट वजूहत हो सकती हैं। नॉन इन्फेक्टिव डायरिया यानी कि कोई बैक्टीरिया या कोई वायरस या कोई पैथोजन नहीं है, फूड है, टॉक्सिन है, एंजाइटी या ड्रग्स, इनकी वजह से डायरिया, नॉन इन्फेक्टिव डायरिया। अब ड्रग्स दैट इंक्रीज गैस्ट्रिक मोटिलिटी, वो भी डायरिया कर सकती हैं। फिर अब देखें कोलिनेस्ट्रेज है, एंटीकोलिनेस्ट्रेजेस, प्रोकाइनेटिक एजेंट्स, मेटोक्लोप्रोमाइड, डोमपेरिडोन, ये ड्रग्स करवा सकती हैं। फिर एंटी बैक्टीरियल एजेंट्स होते हैं, वो भी कभी कभी डायरिया करवा सकते हैं, जैसे कि टेट्रासाइक्लिन्स, क्लोरामफेनिकॉल, क्लिंडामाइसिन, एम्पिसिलिन डायरिया करते हैं। कॉल्चिसिन डायरिया करवा सकती है। ट्रीटमेंट क्या लेंगे, पहले तो मेन स्टेट ट्रीटमेंट क्या होता है कि बॉडी की जो फ्लूइड है अपने उसको करेक्ट करना है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जो होते हैं उसको करेक्ट करना है। देखिए डायरिया होता है, डायरिया में क्या होगा, अगर आपके पास जितना भी डायरिया है, जो हमारे पास न्यूट्रिएंट है, वो तो सारा का सारा वेस्ट हो जाता है। उसको सेव करने के लिए हम क्या करते हैं, फ्लूइड्स लेते हैं और इलेक्ट्रोलाइट्स लेते हैं ताकि वो इम्बैलेंस ना आए। फ्लूइड सबसे पहली बात होती है, इलेक्ट्रोलाइट लाइफ सेविंग है। फिर नॉन स्पेसिफिक ट्रीटमेंट में ना, यानी कि आप ले सकते हैं ORS से, ओरल रिहाइड्रेटरी सॉल्यूशंस होती हैं ORS, IV फ्लूइड्स दे सकते हैं अगर सीवियर डिहाइड्रेशन हो जाए तो। फिर एडिक्वेट न्यूट्रिशन, यानी कि आपने न्यूट्रिशन देनी है ताकि जितना भी डायरिया के थ्रू लॉस हो रहा है सॉल्ट्स का या न्यूट्रिएंट्स का, वो प्रॉपर वापस मिलता रहे। देखिए, तो मेंटेन रखना होता है नॉर्मल टर्नओवर गैस्ट्रिक म्यूकोजल सेल की, जहाँ पे इरिटेशन होगी उनका एक टर्नओवर पीरियड होता है। सो टू मेंटेन नॉर्मल एंजाइमेटिक एक्टिविटी जैसे डाइसेकेराइडिस हैं, दे हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, सॉल्ट वाटर इनटेक ओरली, ठीक है, तो इनको मेंटेन रखना है। ORS की जहाँ तक हमने बात की है,
ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी में मेंटेन द हाइड्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड पीएच बैलेंस है, ठीक है। तो इसमें होता क्या, अभी इसमें सोडियम क्लोराइड मिल जाती है, इसमें हमें ग्लूकोज मिलता है, एडिक्वेट वाटर मिल जाता है। इलियम में देखा जाए ग्लूकोज एनहांसेस द एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर। फिर डायरिया को करेक्ट नहीं करता, लेकिन हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स करेक्ट हो जाते हैं, फ्लूइड लॉस ज़्यादा नहीं होता, हो भी जाए तो ओआरएस के थ्रू हम ले लेते हैं। इसमें बेसिकली देखा जाए ओआरएस में तो सोडियम क्लोराइड मिल जाती है, फिर पोटाशियम क्लोराइड है, ट्राइओज सिट्रोज है, ग्लूकोज है, वाटर है, ये सारा का सारा हमें मिल जाता है, ठीक है। 245 मिली ऑस्मोल पर लीटर हमें ओआरएस से सब कुछ मिल जाता है। फिर स्पेसिफिक एजेंट्स की अगर हमने मेडिसिन देनी है तो हम क्या दे सकते हैं, एंटी मोटिलिटी एजेंट्स हैं जैसे डाइफेनॉक्सिलेट, लोप्रामाइड, कोडीन। लोप्रामाइड इज वेरी क्लिनिकली यूज्ड ड्रग। फिर एंटी कोलिनर्जिक में एट्रोपिन, स्कोपोलामीन दे सकते हैं। अच्छा, स्कोपोलामीन तो एमएसएस में भी देते हैं, कभी कभी ट्रेवलर्स एमएसएस हो जाती है उनको भी देते हैं। स्पेसिफिक एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स हैं, कहीं इन्फेक्शन की वजह से डायरिया हो गया है तो क्लोट्रिमोक्साजोल, नॉर्फ्लॉक्सासिन, डॉक्सीसाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, मेट्रोनिडाजोल देते हैं। फिर मेट्रोनिडाजोल की गोली होती है फ्लैजिल, फ्लैजिल का नाम सुना होगा आपने, तो फ्लैजिल जो है बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। फिर एंटीसिक्रेटरी में सल्फासेलाजीन है, मेसलाजीन है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास बीमारी है दैट इज कॉल्ड एज द एमएसएस। यानी कि एमएसएस क्या होती है कि जब लोगों को उल्टियाँ होती हैं उसको हम कहते हैं एमएसएस। तो एमएसएस को जो ट्रीट करती हैं जो ड्रग्स, वी कॉल देम एंटी एमेटिक्स, ठीक है। तो हमारे पास डिफरेंट ड्रग्स हैं जैसे मीटोक्लोप्रामाइड है, डोमपेरिडोन, प्रोक्लोरपेराजीन वगैरह, इनको प्रोकाइनेटिक्स कहते हैं। फिर सेरोटोनिन एंटागोनिस्ट हैं, ऑनडेनसिट्रॉन, ग्रेनिसिट्रॉन, रोमिसिट्रॉन, पोलेनोसिट्रॉन, these are सेंटा। फिर एंटी मस्करिनिक एजेंट्स में एट्रोपिन, हायोसिन, एंटीहिस्टामिनिक में हाइड्रोक्सीजीन, न्यूरोकाइनिन एंटागोनिस्ट में एप्रिपिटेंट है वगैरह वगैरह। ये सारी की सारी ड्रग्स हैं जो एमएसएस को ट्रीट करती हैं ताकि बंदे को उल्टियाँ आती हैं उनको ट्रीट करने में यूज़ होती हैं। फिर आपके पास एंटी अल्सर ड्रग्स, यानी किसी बंदे को अल्सर हो जाए। अब अल्सर हो जाए, अल्सर बेसिकली क्या होता है, जैसे कि हमारे पास ये है जो स्टमक, तो ये स्टमक के अंदर कभी कभी यहाँ पे अल्सर हो जाता है या ये जगह जो है डैमेज हो जाती है। अब ये डैमेज किसी बैक्टीरिया की वजह से हो सकती है और उस बैक्टीरिया को जो हम नाम देते हैं वी कॉल इट एच पाइलोरी। बैक्टीरिया होता है एच हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। तो एच पाइलोरी की वजह से जो है अल्सर हो जाता है। अब एच पाइलोरी की वजह से अल्सर हुआ है तो हमें इस एच पाइलोरी को मारना होगा। इस एच पाइलोरी की एरेडिकेशन ही अल्सर की ट्रीटमेंट होती है। तो हम क्या करते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं और वो एंटीबायोटिक्स जाती है ट्रिपल थेरेपी में, यानी तीन तीन। जैसे कि पहली बात तो पेंटोप्राजोल जो कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है, यहाँ पे एसिड प्रोडक्शन को बंद करता है। फिर एमॉक्सिसिलिन जो कि एंटीबायोटिक है और क्लैरिथ्रोमाइसिन, ये इनकी डोज होती है 40 mg एमॉक्सिसिलिन 1 ग्राम, क्लैरिथ्रोमाइसिन 500 mg। BD-BID देंगे 2 दिन, एक दिन में 2 बार देंगे, 7 दिनों तक ये ट्रीटमेंट चलता रहेगा। ये एंटी अल्सर ड्रग। अच्छा, अगर इससे ट्रीटमेंट नहीं आता तो एक दूसरी थेरेपी वी कॉल इट क्वाड्रुपल थेरेपी, जिसमें 4 ड्रग्स जाती हैं, 4 ड्रग्स जाएंगे क्वाड्रुपल थेरेपी में, ठीक है। तो दीज आर कॉल्ड क्वाड्रुपल थेरेपी। वही प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जैसे पेंटोप्राजोल हमने दी है, एमॉक्सिसिलिन 1 ग्राम जाती है, क्लैरिथ्रोमाइसिन 500 mg और मेट्रोनिडाजोल 500 mg। ये जाती है 10 to 14 डेज, वो जाती थी 7 डेज के लिए, ये जाती है 14 डेज के लिए। वी कॉल इट क्वाड्रुपल थेरेपी, यानी कि ट्रिपल थेरेपी से काम ना चले तो क्वाड्रुपल थेरेपी पे जाते हैं जो कि अल्सर को ट्रीट करती हैं। तो यहाँ तक हमारे पास जो है बेसिकली जीआईटी फार्माकोलॉजी हमने डिस्कस की है, जो कि हमने डिफरेंट कॉमन ड्रग्स देखी हैं जीआईटी फार्माकोलॉजी में और कॉमन डिजीज़ जो कि हमारे पास कॉमन डिजीज़ हैं जीआईटी फार्माकोलॉजी में, वो ये है। लिहाजा यहाँ तक कि अगर आपको कोई बात समझ नहीं आती है, आपका कोई क्वेश्चन है या आपको स्लाइड्स चाहिए तो आप हमें जो है ईमेल कर सकते हैं, जो हम अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। शुक्रिया।